वेलकम टू वन बायोलॉजी। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्पोरिलेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक ये मेथड होती है। क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वीडियो नंबर 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आना चाहिए थी, लेकिन वो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो गया है और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने इसको एक डिफरेंट वीडियोज में डाला हुआ है। तो अब हम डिटेल में समझते हैं क्या स्पोरिलेशन को। स्पोरिलेशन एक तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड होती है जहां पर कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं अपनी बॉडी में से, और वो स्पोर्स बाहर निकल कर बॉडी के बाहर जो पेरेंट से निकल के आए हैं उन्हीं के जैसे वो स्पोर्स बाद में चल के बन जाते हैं। तो इनडायरेक्टली जो इंडिविजुअल था जिसने स्पोर्स को फॉर्म किया था वो स्पोर्स आगे चल के ऑफस्प्रिंग्स बन जाते हैं, यंग वंस बन जाते हैं। इसीलिए इस मेथड का नाम क्या दे रखा है, स्पोरिलेशन। यानी कि जो स्पोर्स हैं वही आगे चल के ग्रो हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं, यंग वंस बन जाते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर स्पोरिलेशन के केवल 3 एग्जाम्पल्स को पढ़ना है। बहुत डिफरेंट टाइप की स्पीशीज होती हैं तो अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं, इसलिए उनके अलग अलग नाम हैं और मेथड केवल एक ही है, दैट इज स्पोरिलेशन, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों स्पोर्स के नाम मैं यहाँ पर लिखूंगी। उससे पहले हमको याद करने के लिए एक ट्रिक समझ लेते हैं। ट्रिक नहीं है, आपकी जैसी मर्जी आप उसको याद कर सकते हो, लेकिन जब कभी आप घूमने जाते हो, अगर आपका मन कर रहा है जू जाने का, तो आप जू में जाते हो तो आपको क्या देखने को मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं। जू हम रात में नहीं जाते क्योंकि रात में एनिमल्स सो जाते हैं, हम जाते हैं जू देखने दिन में, और दिन में हमको लगती है क्या, गर्मी। तो सबसे पहले मैं कहाँ गई हूँ, जू गई हूँ घूमने के लिए। ठीक है, मुझे वहां पे लगी बहुत ज्यादा गर्मी तो मैंने वहां पर खाई क्या, आइसक्रीम। मुझे पर्सनली आइसक्रीम कप वाली बिल्कुल पसंद नहीं है, कोन वाली आइसक्रीम पसंद है, तो मैंने वहां पर क्या खा ली, कोन वाली आइसक्रीम खा ली। आइसक्रीम खाने के बाद में कुछ खाने का मन किया, चॉकलेट्स मुझे नहीं मिली तो मैंने कैडबरी की जेम्स ऑर्डर कर ली या फिर ले ली, तो मैंने वहां पर उसके बाद में क्या खा ली, जेम्स खा ली। अब ये तीनों वर्ड, जू भूल जाओ, आइसक्रीम भूल जाओ, जेम्स भूल जाओ, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है स्पोरिलेशन टॉपिक में। जो जू है उससे आप याद कर लो क्या, जू स्पोर्स। जो कोन वाली आइसक्रीम खाई है उससे याद कर लो क्या, कोनिडिया। और जो जेम्स खाई है उससे आप याद कर लो क्या, जेम्यूल्स। तो ये 3 तरह के स्पोर्स के नाम हैं। ये कोई स्पीशीज के नाम नहीं है, कोई ऑर्गेनिजम्स के नाम नहीं है, वो हम ऑर्गेनिज्म बाद में देखेंगे जो इस टाइप के डिफरेंट स्पोर्स बनाते हैं और ये स्पोर्स ग्रो करके मैच्योर करके सेम इंडिविजुअल बनाते हैं। अब ये जू स्पोर, कोनिडिया और जेम्यूल्स हमें कहाँ देखने को मिलेगा, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जू स्पोर की। ये हमको देखने को मिलती है किसमें, एल्गी के अंदर, जिसको हम हिंदी में काई बोलते हैं। और वो काई बहुत तरह की होती है एल्गीज, तो सारी एल्गीज जू स्पोर नहीं बनाती हैं, कुछ एल्गीज बनाती हैं। उनमें से एक का नाम आपकी बुक में देख रखा है, क्लैमिडोमोनास। क्लैमिडोमोनास। अब आप बोलोगे कि जो एल्गी है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसके अंदर आती है, ना वो मोनेरा में आती है, ना वो प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स में नहीं आती। एल्गी की फंगस वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है और थोड़ी प्लांट्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। तो एल्गी हो गया एक, क्लैमिडोमोनास जिसका नाम है, जो जू स्पोर्स को बनाती है। आगे हम स्ट्रक्चर के साथ में समझेंगे। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, कोनिडिया। आपने पढ़ा था फंगस, पेनिसिलिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, तो वो सेम पेनिसिलिन जो है वो बनाती है क्या, स्पोर्स, और वो स्पोर्स आगे चल के दूसरे पेनिसिलियम बना देती है। फाइन। और लास्ट हम पढ़ेंगे क्या, जेम्यूल्स को या गेम्यूल्स को। गेम्यूल्स ऐसे स्पोर्स हैं जो बनाते हैं कौन, स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस कौन होते हैं, स्पॉन्जेस एनिमल्स होते हैं, और ये एनिमल्स आ जाते हैं यहाँ पर। जैसे कि हाइड्रा जो था वो सीलेंट्रेटा के अंदर था, तो ये स्पॉन्जेस आते हैं किसमें, पॉरीफेरा फाइलम के अंदर स्पॉन्जेस। तो इसलिए हमने आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिखा था, ताकि आपको समझ में आए कि जो एमीबा और पैरामीशियम है, जो सिंगल सेल प्रोटिस्टा है, उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है कौन सी वाली, सेल डिवीजन वाली, बाइनरी फिजन वाली। सेम हमने यीस्ट पढ़ी जो कि एक फंगस है, उसके अंदर कौन सी होती है, बडिंग। एनिमल के अंदर हाइड्रा में भी बडिंग होती है। देन थर्ड हमने फ्रैगमेंटेशन देखा था जो आपकी बुक में एग्जाम्पल नहीं है, एक स्पाइरोगायरा। अब हम किस पे आ चुके हैं,
स्पोर्स के ऊपर स्पोरुलेशन मेथड के अंदर एल्गी है, पेनिसिलिन जो अगेन एक फंगस है, स्पोर्स अगेन एक एनिमल है। फाइन, अब हम इनको एक एक को डिटेल में देखते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको एंड तक जरूर देखना। अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को। अब क्लैमिडोमोनास जो कि एल्गी है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ये डबल वॉल स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ये ज़ूस्पोर्स। ये हो गई क्या, क्लैमिडोमोनास एल्गी पेरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, और इसके अंदर प्रेजेंट है क्या, ज़ूस्पोर्स कुछ इस टाइप के, और इसमें लगे होते हैं क्या, फ्लैजिला। अब ये जो ज़ूस्पोर्स होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ज्यादा डिटेल में इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद रखना कि ये जो ज़ूस्पोर्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब पेरेंट के अंदर है तो छोटे ही होंगे, बड़े होंगे तो पेरेंट के बाहर चले जाएंगे। फाइन, और ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल इन द सेंस मूव करते हैं, क्योंकि इनके पास फ्लैजिला है इसलिए। तो अगर इधर वर्ड मोटाइल दिया गया है तो इसका मतलब कुछ ऐसे स्पोर्स भी होते होंगे जो नॉन मोटाइल है। हाँ, क्लैमिडोमोनास हो गया या दूसरी एल्गीज हो गई, उनके अंदर कुछ दूसरे स्पोर्स भी होते हैं जिनको हम एप्लानोस्पोर्स बोलते हैं, जो कि नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। तो यहाँ पे ज़ूस्पोर वर्ड दिया गया आपकी बुक में, तो स्मॉल एंड मोटाइल स्पोर्स होते हैं कौन, ज़ूस्पोर्स एल्गी क्लैमिडोमोनास के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब ये क्लैमिडोमोनास एल्गी को रिप्रोड्यूस करना होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं कि हमेशा स्पोर्स इसके बनते रहते हैं और निकालती रहती है, नहीं। जब इसको रिप्रोड्यूस करना है, फेवरेबल कंडीशंस हैं कि स्पोर्स बाहर जा सकते हैं, आगे चल के बड़े हो सकते हैं, तभी वो स्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगी। और ये स्पोर्स जो है यहाँ से माउथ होता है, यहाँ से बाहर आ जाएंगे। देन ये स्पोर्स क्या करेंगे, ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। ग्रो होंगे, मैच्योर होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है अपने जैसे पेरेंट के जैसे दूसरे क्लैमिडोमोनास बन जाएंगे। तो एक सिंपल सी मेथड थी क्या, स्पोरिलेशन। इस एल्गी ने कौन सी मेथड यूज करी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। दूसरे पेरेंट को नहीं बुलाया, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं है, अपने आप ही किया। इसने अपने आप को ब्रेक किया क्या, दूसरे क्लैमिडोमोनास बनाने के लिए नहीं ब्रेक किया इसने अपने आप को। क्या इसने छोटी सी एक बड निकाली, बड नहीं निकाली, इसने निकाले छोटे छोटे से स्पोर्स और इनका नाम दिया ज़ूस्पोर्स। तो मेथड का नाम हो गया स्पोरिलेशन। अब समझते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, स्पोरिलेशन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोनिडिया स्पोर्स जो कि पेनिसिलिन प्रोड्यूस करता है। पेनिसिलिन क्या है, एक फंगस है। इसका स्ट्रक्चर बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। पेनिसिलिन जो फंगस होता है वो जो स्पोर्स बनाता है उसका नाम क्या हो जाता है, कोनिडिया हो जाता है। तो आपको स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको बना देनी है दो पैरेलल लाइन, बना दी। अब इसमें क्या बना देना है आपको, ये स्टैंडिंग लाइन। फिर यहाँ से आप थोड़ा सा इरेज कर दो। अब यहाँ से क्या बनेगा, जो दिल होता है ना, हार्ट होता है। नॉर्मली हम इस तरीके से ही बनाते हैं वैलेंटाइन डे वाला, लेकिन अगर आपने हार्ट चैप्टर पढ़ लिया होगा क्लास 11th का तो अब आप ऐसा नहीं बनाओगे। लेकिन यहाँ पे पेनिसिलिन स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये हार्ट होता है ना, इसको हम खींच देंगे। तो खींच दोगे तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। ये बन गया एक ही बनाएंगे हम इसको। फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर और इस तरह के खिंचे हुए से हार्ट बना देंगे, 1 2 3 या आप 4 भी बना सकते हो। फाइन, अभी इसके ऊपर का स्ट्रक्चर और भी है, लेकिन उससे पहले नीचे का स्ट्रक्चर के नाम समझ लेते हैं। जो दो पैरेलल लाइन बनाई थी, उसमें स्टैंडिंग लाइन बनाई थी, इसको बोलते हैं क्या, वेजिटेटिव माइसीलियम। ठीक है। देन उसके ऊपर जो एक सिंगल हार्ट था जो हमने खींच दिया था, उसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर। फाइन, अब उसके ऊपर जो 2 से 3 या 4 हार्ट खींच के बनाए थे उसको बोलते हैं मेट्यूले। क्लियर हो गया यहाँ तक। नीचे दो जो थे पैरेलल एंड वेजिटेटिव माइसीलियम, उसके बाद एक खिंचा हुआ दिल कोनिडियोफोर, 2-3 खिंचे हुए दिल मेट्यूले बना दिए। अब इन मेट्यूले के ऊपर बनते हैं क्या, स्टेरिगमेटा जिसको बोलते हैं। जो मटका होता है ना, उस मटके को अब खींच दो, ये मटका है ना, इसको खींच दो, तो ये कैसे बन जाएंगे, कुछ इस तरीके से। अब एक मेट्यूले, ये 1 2 3 मेट्यूले हैं, एक मेट्यूले के ऊपर कई सारे खिंचे हुए ऐसे मटके हो सकते हैं। ठीक है,
समझने के लिए जितने हो सकते कम बनाऊंगी ताकि डायग्राम क्लियर रहे। ये बना दी। अब मटके हैं तो इनमें से कुछ निकलेगा, और वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा यही कोनिडिया स्पोर्स। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना रही हूं इसको बोलते हैं पेनिसिलियम, एक पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर। ये हो गया क्या, स्टेरिगमेटा, या इसका दूसरा नाम है फियालिड, फियालिड या फियालाइड, जो आप बोलना चाहो। ठीक है, वेजिटेटिव माइसीलियम, कोनिडियोफोर, मेट्यूले, स्टेरिगमेटा या फियालिड। अब इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये पूरा पेनिसिलियम के ऊपर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्पोर्स। तो मैं यहां बना लेती हूँ, ये हो गए स्पोर्स। अब अगेन स्पोर्स भी दो तरह के होते हैं। दो तरह के कैसे, जो अपने पेरेंट से अटैच हैं वो थोड़े इमेच्योर हैं, बच्चे हैं, लेकिन जो अपने पेरेंट से दूर हैं वो कैसे हैं, मैच्योर हैं, जो आगे चल के रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो नीचे वाले हो गए कुछ गिने चुने छोटे छोटे से कोनिडिया, इनको हम बोलते हैं क्या, इमेच्योर कोनिडिया, स्पोर्स हैं जो, ठीक है। और जो ऊपर वाले हैं उनको हम बोलते हैं क्या, मैच्योर कोनिडिया। अब ये हो गया एक पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर। अब पेनिसिलियम एक फंगस है, अब इसको रिप्रोड्यूस करना है, अपने जैसा इतना सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर वाला बहुत सारे बनाने हैं। तो इसके पास क्या है, स्पोर्स है। ये इतना सा स्पोर इतना कैपेबल है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना देगा। तो क्या होगा, जो इमेच्योर है ये धीरे धीरे ऊपर आएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, और जो मैच्योर वाले हैं वो नीचे टपक जाएंगे, ऐसे। ये टपक गया यहाँ पर। अब क्या होगा, ये हो जाएगा जर्मिनेट। तो जैसे ये जर्मिनेट होता है तो कुछ इस तरीके से, ये जैसे सीड होता है ना, सीड जर्मिनेट करता है, ये इस तरीके से यहाँ पर हो गई इसकी जर्मिनेशन। ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेनिसिलिन कर रहा है बाय द मेथड ऑफ स्पोरुलेशन। ये इसके स्पोर गिर गया जिसका नाम था कोनिडिया, मैच्योर कोनिडिया, और ये अब जर्मिनेट कर रहा है। जर्मिनेट करने के बाद में क्या करेगा, ये बना लेगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव माइसीलियम बना लेगा। जैसे ही वेजिटेटिव माइसीलियम बन गया तो ये वेजिटेटिव माइसीलियम के ऊपर एक दिल बन जाएगा खिंचा हुआ, फिर मेट्यूले आ जाएंगे, स्टेरिगमेटा आ जाएगा, फिर कोनिडिया बन जाएंगे। तो इस तरह की साइकिल में एक पेनिसिलिन के स्पोर ने पूरा का पूरा दूसरे पेनिसिलिन को बना दिया। तो ये हो गया स्पोरुलेशन प्रोसेस का दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट। अब लास्ट में स्पोरुलेशन का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं जेम्यूल्स स्पोर को, जो कि प्रोड्यूस करते हैं कौन, स्पॉन्जेस, जो पॉरीफेरा फाइलम के एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं। तो स्पॉन्जेस कौन है, प्लांट्स नहीं है, फंगस नहीं है, क्या है वो, एनिमल्स हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको समझना कैसे स्पॉन्जेस जो होते हैं जेम्यूल्स फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर जेम्यूल का स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि स्पॉन्जेस ने किस तरीके से रिप्रोडक्शन किया है। जेम्यूल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग कोई ट्रिक नहीं यूज करेंगे, बस एक छोटी सी स्टोरी है जिसको गाने के रूप में हम हमेशा से सुनते आए हैं। एक कौवा प्यासा था, यहाँ वहां भटक रहा था, दूर से उसको एक घड़ा दिखा। क्या दिखा उसको, एक घड़ा। तो हम बना लेते हैं क्या, एक घड़ा बना लिया, ये बन गया एक घड़ा यहाँ से, ठीक है। घड़ा है तो ये इधर उधर से गिर जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इस घड़े को एक और कवरिंग दे देते हैं। अब ये घड़ा नहीं गिरेगा, क्लियर। अब ये घड़े का ये क्या है, माउथ है, ओपनिंग है। इस घड़े की ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। एक घड़ा बना दिया, वो गिर ना जाए तो उसके आसपास एक बाउंड्री बना दी, इसकी ओपनिंग को मैंने माइक्रोपाइल बोल दिया। एक कौवा प्यासा था, इधर उधर भटक रहा था, दूर से एक घड़ा दिखा, पास उसके जा पहुंचा। पास पहुंचने के बाद वो कौवा क्या करता है, छोटे छोटे पत्थर्स, पेबल्स को उठाता है, कंकड़ को उठाता है और इस घड़े के अंदर डाल देता है। तो हम भी यहाँ पर वही करते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे से ये पत्थर डाल देते हैं, गोल गोल डाल दिए जो कौवे ने डाल रखे। अब कौवे वाली स्टोरी को भूल जाओ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जेम्यूल का स्ट्रक्चर बन चुका है। तो ये स्पॉन्ज जो होता है कुछ इस तरीके का जेम्यूल स्ट्रक्चर बनाता है, जिस घड़े की ओपनिंग को हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। जो इसके अंदर वो कौवे ने कंकड़ या पत्थर डाले थे उनको हम बोलते हैं क्या, आर्कियोसाइट।
साइटवर्ड यानी कि सेल है वो आर्कियोसाइट। ये कौन से सेल होते हैं? ये होते हैं टोटीपोटेंट सेल। अब टोटीपोटेंट क्या होते हैं? टोटीपोटेंट वो सेल्स होते हैं जिनके पास कैपेसिटी होती है कि वो जिसके अंदर प्रेजेंट है वो उसके जैसा पूरा इंडिविजुअल बना लेंगे। अगर मैं बात करूं, मेरे अंदर जो स्टेम सेल्स हैं, टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, वो सेल्स जो है ब्रेन सेल भी बना सकते हैं, किडनी का सेल भी, हार्ट का सेल भी बना सकते हैं, मसल्स के सेल्स भी बना सकते हैं। तो वो एक ही टाइप के सेल को जैसी जैसी कंडीशंस मिलती हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं। ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। तो स्पॉन्जेस के अंदर, जेम्यूल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं जिनको हम आर्कियोसाइट्स बोलते हैं, जो कौवे ने पत्थर डाले थे, वो एक तरह के टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं। और यहाँ पर कौवा पत्थर के साथ में साइड में कुछ कुछ लकड़ी के स्ट्रक्चर्स डाल देता है। तो यहाँ पर आप बना दो कुछ इस टाइप से, ये इस तरह से लाइन से, तो ये हो जाती हैं क्या स्पॉन्जेस में। हम लकड़ी का स्ट्रक्चर्स नहीं बोल सकते, इनको बोलते हैं क्या? स्पीक्यूल्स। फाइन, तो ये हो गया किसका स्ट्रक्चर? पूरा एक जेम्यूल का। ये जेम्यूल्स नहीं है, ये जेम्यूल का स्ट्रक्चर हो गया पूरा, जिसमें एक माइक्रोपाइल ओपनिंग होती है, साइड में यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स इनको स्पीक्यूल्स बोलते हैं, स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन होती है, देन बीच में होते हैं क्या? आर्कियोसाइट्स। अब ये जो स्पॉन्ज के अंदर का स्ट्रक्चर है, जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तब ये क्या करते हैं, ये जो अंदर आर्कियोसाइट्स हैं ये यहाँ से बाहर निकल के आ जाते हैं। बाहर निकल के आते हैं, बाहर आ गए, फिर इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये ग्रो करते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और दोबारा से एक बड़ा सा स्पॉन्ज बना लेते हैं। इस तरीके से स्पॉन्जेस गैम्यूल्स को बना के, यानी कि स्पोर को बनाकर अपने जैसे दूसरे स्पॉन्जेस को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, गैम्यूल्स, कोनिडिया, ज़ूस्पोर्स, ये क्या है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। रिप्रोडक्शन के टाइम पर ही ये बनते हैं और यही स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। रिप्रोडक्शन करके यही स्ट्रक्चर्स क्या बना लेते हैं? अपने पेरेंट जैसे दूसरे बहुत सारे इंडिविजुअल्स को। तो यहाँ पर स्पोरुलेशन के हमने 3 एग्जांपल्स को समझा है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट क्या समझेंगे? एमीबा का स्पोरुलेशन। अब आप बोलोगे कि जो एमीबा है वो तो प्रोटिस्टा है, यूकैरियोट है, वो सेल डिवीजन करता है, बाइनरी फिजन करता है, तो वो स्पोरुलेशन क्यों करेगा? एमीबा जो है वो स्पोरुलेशन भी करता है, सेल डिवीजन भी करता है, बाइनरी फिजन भी करता है, तो वो अब हम समझते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं एमीबा स्पोरुलेशन। जैसे कि पहले हमने पढ़ा था कि जो एमीबा होता है, जब उसको रिप्रोड्यूस करना होता है तो वो सेल डिवीजन करता है या बाइनरी फिजन करता है, अपने आप को डिवाइड करता है इनटू 2 डॉटर सेल्स। लेकिन कभी कभार वो स्पोरुलेशन प्रोसेस भी करता है अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो एमीबा कब स्पोरुलेशन करता है और कब सेल डिवीजन करता है, इसका अलग टाइम होता है। लाइक यहाँ पर मैंने ये एमीबा का स्ट्रक्चर बना दिया है, ये इसके सूडोपोडिया हो गए, ये न्यूक्लियस है बिकॉज ये यूकैरियोटिक सिंगल सेल है। फाइन, अब ये एमीबा के ऊपर जब ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, जब इसकी डेथ हो सकती है या हार्मफुल कंडीशंस होती है, तब इसका एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है? अनफेवरेबल। तब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो अपने आप को अमीबा बचाने के लिए क्या करता है? अपने आप को इस तरीके से चेंज कर लेता है ताकि वो कुछ समय बाद जब ऐसी हार्मफुल कंडीशंस खत्म हो जाएं और यूजफुल या उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस आ जाएं, तब वो दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सके। तो इसलिए एमीबा जो उसका सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकले होते हैं, इसको ये श्रिंक कर लेता है, धीरे धीरे वो डिसअपियर हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा एमीबा का। और फाइनली ये क्या करेगा? अपने आप को एक सर्कुलर सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, पूरी की पूरी सूडोपोडिया इसकी गायब हो जाएगी, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। तो ये क्या बन गया? एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन गया एमीबा का। अभी ये सिस्ट जो है, कितनी भी हार्मफुल कंडीशंस आ जाए, ये जिंदा रहेगी, और जब अच्छी कंडीशंस हो जाएगी तो ये सिस्ट अगेन एमीबा बन जाएगी और रिप्रोड्यूस करेगी। कैसे? उससे पहले जब एमीबा सिस्ट फॉर्म करता है अपने आप को बचाने के लिए या अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस में, यहां पे मैं लिख देती हूं, अनफेवरेबल कंडीशन में एमीबा ने सिस्ट बनाया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एनसिस्टेशन। कौन कर रहा है एनसिस्टेशन प्रोसेस? एमीबा कर रहा है, इसके सूडोपोडिया स्ट्रक्चर्स को श्रिंक करके। देन जो सिस्ट फॉर्म होती है, इसके ऊपर होती है 1, 2 and 3 लेयर की कवरिंग।
तो इसीलिए ये काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है, अमीबा को बचा के रखती है। अब कुछ समय बाद क्या होगा, हमेशा अनफेवरेबल कंडीशंस तो रहेगी नहीं, कभी ना कभी ऐसी कंडीशंस तो आएंगी जो अमीबा के लिए यूजफुल हो, अमीबा उस समय रिप्रोड्यूस कर सके। तब अमीबा क्या करता है, ये सिस्ट जो है अमीबा ही है, इसके सूडोपोडिया नहीं है बस। तब ये यहाँ पे लिख देती हूँ, अब कौन सी कंडीशन आ चुकी है, फेवरेबल कंडीशन आ चुकी है। तब ये सिस्ट बर्स्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, फूट जाती है एकदम से। और जैसे ही ये बर्स्ट होती है तो किस तरीके का डिवीजन होता है, सिंगल सेल डिवीजन नहीं होता है, सिंगल सेल है ये, डिवीजन हो रहा है, लेकिन मल्टीपल फिजन होता है। बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा के स्पोर्स बन जाते हैं और उन स्पोर्स को बोलते हैं सूडोपोडियोस्पोर्स। ये हो जाएगा क्या, मल्टीपल फिजन यहां पर, और क्या फॉर्म हो जाएगा, सूडोपोडियल स्पोर्स। ये छोटे छोटे जो स्पोर्स होते हैं ये सिस्ट के बर्स्ट होने के बाद बनते हैं। तो इनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि ये दोबारा से एक अमीबा बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अमीबा ने एक तरह से रिप्रोड्यूस तो किया ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, दूसरा पेरेंट नहीं लगा, ना मेल अमीबा ना फीमेल अमीबा, और यहाँ पर बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जाएंगे। जहां पर सेल डिवीजन अगर बाइनरी फिजन करता है अमीबा तो क्या होता, ओनली 2 डॉटर सेल्स बनते, 1 and 2। लेकिन यहाँ मल्टीपल फिजन हुआ है तो बहुत सारे स्पोर्स हुए हैं, सूडोपोडियल स्पोर्स। तो ये स्पोर्स जाके मल्टीपल अमीबास को बना देते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्या, आपका स्पोरिलेशन टॉपिक, जो कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की मेथड थी। इसके नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो शो करते हैं ओनली प्लांट्स।